तो ये आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। अब हमें बात करनी है एवरेज एटॉमिक मास नंबर की। एवरेज एटॉमिक मास नंबर, इसकी बात करनी है। अच्छा, कॉपर का एटॉमिक मास नंबर कितना होता है? एटॉमिक कॉपर का मास नंबर ऑफ कॉपर कितनी होती है, याद है? कॉपर की मास नंबर कितनी होती है? जल्दी बोलो फटाफट। 63 63.5। 63.5 होती है सर। इसका मतलब देखो, मास नंबर ना फ्रैक्शन हो सकता है। इसका मतलब क्या यस हुआ? सर, फ्रैक्शन। मास नंबर मे बी अ फ्रैक्शन। अच्छा, मास नंबर तो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, नहीं? मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स का नंबर। तो 0.5 का मतलब क्या हुआ? हाफ। तो हाफ प्रोटॉन्स और हाफ न्यूट्रॉन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यस सर। तो ये कहाँ से आ गया टर्म 0.5? ये 0.5 कहाँ से आ गया? तो रियल में क्या होता है ना, नेचर में आइसोबार्स एग्जिस्ट करते हैं। नेचर में क्या होता है? आइसो। आइसोबार एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उनका एवरेज डिसाइज करके निकालते हैं। जैसे हाइड्रोजन, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। मान लो नेचर में केवल हाइड्रोजन का अगर 2 आइसोटोप होता, मान लो ये 2 आइसोटोप्स हाइड्रोजन का होता, ठीक है? तो अगर ये दोनों होता तो हमें पता है कि ये दोनों मिलकर के कितना परसेंट होता अपने आप का, 100%। यस सर। अब हो सकता है नेचर में किसी का कम अमाउंट हो, किसी का ज्यादा हो। गरीब ज्यादा और अमीर कम होता है कि नहीं? यस सर। तो वैसे ही परसेंटेज अलग अलग हो सकता है। मान लेता हूँ क्वेश्चन, ये जो हमारा सिंपल हाइड्रोजन है उसकी परसेंट मान लेता हूँ 90% है नेचर में, और ये वाला मान लेता हूँ हाइड्रोजन 10% है। तो मैं ओवरऑल ये जो हाइड्रोजन है जिसका एक यहाँ पे देखो A1, यहाँ पे A1 है, इसका मास नंबर अलग है, इसका मास नंबर A2 अलग है। तो मैं इसके मास नंबर को क्या लिखूं? अगर मुझसे पूछेगा कि बताओ मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, तो मैं क्या लिखूं बताओ? कंफ्यूजन में क्रिएट, कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि इसके बारे में लिखूं कि इसके बारे में लिखूं, नहीं? तो यस सर। पीरियोडिक टेबल में जो मास नंबर होती है वो होती है एवरेज मास नंबर। कौन सा मास नंबर? एवरेज मास नंबर। एवरेज मास नंबर। एवरेज मास नंबर, तो एवरेज तो इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो मैं इसका निकालता हूँ, कैसे निकालेंगे इसका? तो जब भी हमें मान लो यहाँ पे एवरेज मास नंबर हाइड्रोजन एटम का चाहिए, एवरेज मास नंबर किसका चाहिए? हाइड्रोजन एटम का। तो क्या करोगे आप? ऐसे निकालोगे। मान लो A1 है और उसका कितना परसेंट है, प्लस A2 है उसका कितना परसेंट है, डिवाइडेड बाय टोटल, तो 100% ही रहेगा, उसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से एवरेज मास नंबर निकल आती है ना? अब यस जैसे सर। ऊपर जो क्वेश्चन दिया था उसको सॉल्व कर लेते हैं। हाइड्रोजन का एवरेज मास कितना होगा? तो मैंने बोला कि पहला का मास नंबर 1 है और 90% है, 90 केवल लिख दो। और A2 कितना है? A2 है 2,
और परसेंटेज बचा 10 और नीचे में कितना है 100 है, तो कितना हो गया 90 + 20/100 कितना हो गया बताओ 110 डिवाइडेड बाय 100 1.1 is the average mass number of hydrogen atom। समझ में आया क्या? यस सर। इस तरीके से निकाल करके ही पीरियोडिक टेबल में सजाई जाती है। अब हमारे पास हाइड्रोजन का रियल में कितना है पता है? 3 आइसोटोप्स है, सॉरी आइसोबार्स है। एक सिंपल हाइड्रोजन है, एक ड्यूटेरियम है और एक ट्राइटियम है ना। ये हो गया सिंपल हाइड्रोजन। नींद आ रही है क्या? ये नहीं सर, जब वही आ रही है सर। ड्यूटेरियम और ये हो गया ट्राइट्रियम। ये 3 आइसोबार्स हैं। अब हमें इसका परसेंटेज नेचर में नहीं मालूम है, वो तो एग्जामिन करके पता चलता है ना परसेंटेज। मैं मान लेता हूँ इक्वल परसेंट का है, इक्वल परसेंटेज है, तो इक्वल परसेंटेज कितना होगा 100 टोटल होता है, तो तीसरा भाग इसके पास जाएगा, तीसरा भाग इसके पास जाएगा और तीसरा भाग इसके पास आएगा, यही ना। यस सर। इतना इतना परसेंट नेचर में इसका कंट्रीब्यूशन है। तो बताओ कि एवरेज मास नंबर कितना होगा। फाइंड एवरेज मास नंबर, फाइंड एवरेज मास नंबर कितना होगा बताओ। यस सर, बता रहा हूँ सर, एक मिनट। सर 2। हाँ 2 हो जाएगी, सही है। 100 कट गई, 6/3 2 आ गई। तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, और नहीं दिया रहता है ना। जनरली साइंटिस्ट लोग स्टडी करके निकालते हैं परसेंटेज नेचर में कितनी है, उसके आधार पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मास नंबर डिसाइड करी जाती है, मास नंबर डिसाइड करी जाती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ साइज, साइज एंड कंपोजिशन, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी वो कितना बड़ा होगा और जिन चीजों से बना है वो कहाँ रहेगा। वो तो थोड़ी बहुत आइडिया लग गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होगा। तो जो कंपोजिशन होती है वो तो पता है कि न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। अच्छा कैसे होंगे ये कैसे पता चलेगा? कहाँ होंगे? रैंडमली जहाँ तहाँ नहीं रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी ना एक सर्कुलर पाथ पे, जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है ना,
वैसे ही न्यूक्लियस में भी ऑर्बिट्स रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर ऑर्बिट। न्यूक्लियर ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है। सॉरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? ऑर्बिट्स में प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन इसका कोई रूल नहीं है कि कितना कौन से ऑर्बिट में रहेगा, इसकी कोई रूल अभी तक फाइंड आउट नहीं हुई है। लेकिन ऑर्बिट्स में ही ये घूमता रहता है, रेस्ट में नहीं रहता है। समझ में आ गया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस तरीके से रहता है? रेस्ट में नहीं रहता है, यस सर। ऑर्बिट्स में मूविंग होते हैं। और आपको पता है एनर्जी रिलीज कब होगा? बताओ। जब बैक जंपिंग होगी। यस सर। और एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगा? जब ऊपर की तरफ जंपिंग होगी, लोअर से हायर। तो इस तरीके की जंपिंग न्यूक्लियस में भी होती है। अच्छा, इसमें फोर्स कौन कौन सा रहेगा? तो न्यूक्लियस में जब भी हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करेंगे, न्यूक्लियस की बात करेंगे, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाती है कंपैरेटिवली जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंपैरेटिवली हो जाती है जीरो। तो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कोई यूज ही नहीं है न्यूक्लियस में। समझ में आ गया? यस सर। यहाँ पे एक अलग तरीके का फोर्स काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर न्यूक्लियर फोर्स। फोर्स। है ना? क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। और इस न्यूक्लियर फोर्स का नेचर, जो न्यूक्लियर फोर्स होगी वो एट्रैक्टिव भी होगी, रिपल्सिव भी होगी, और नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन भी रहेगा। जब भी फोर्स लगेगा तो अट्रैक्शन का होगा या रिपल्सन का। किसके बीच लगेगा? तो न्यूक्लियस में तो दो ही पार्टिकल बैठा है। न्यूक्लियस में कितना पार्टिकल बैठा है? दो ही। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी ये न्यूक्लियर फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो। और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी फोर्स लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों लग सकता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी लग सकता है। अच्छा, अगर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको मैं बोल देता हूं F, डिस्टेंस भी सेम ले लेता हूं। ठीक है, समझना ध्यान से। सर। तो अगर यहाँ लग रहा है F, तो यहाँ भी F ही लगेगा और यहाँ भी F ही। और रेजिस्टेंस होगी। न्यूक्लियर फोर्स कोई भेदभाव नहीं रखता है। समझ में आया? यस सर। न्यूक्लियर फोर्स कोई भेदभाव नहीं रखता है। प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो इसके एनर्जी का डिस्टेंस के साथ कुछ ग्राफ्स है, वो मैं बता देता हूँ। एनर्जी का सेपरेशन के साथ, जैसे हमारे पास दो, मैं पार्टिकल ले रहा हूँ। एक है हमारा, मान लो ये प्रोटॉन, एक हो गया प्रोटॉन, और दूसरा हो गया मान लो हमारा न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया। मान लो इसके बीच का डिस्टेंस r0 है, और यहाँ पे नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन है। इसका मतलब क्या है? ये पूरा तरीके इस से इक्विलिब्रियम में नहीं, यस सर। इक्विलिब्रियम में। अब क्या करोगे? जैसे ही आप ना डिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश करोगे, जैसे ही मान लो इसको इधर कर दिया और रेड वाले को उधर कर दिया, जैसे ही आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो न्यूक्लियर फोर्स एट्रैक्टिव लगने लगेगा। कैसा लगने लगेगा?
अट्रैक्टिव। हाँ, और अगर नजदीक कर दोगे, यहाँ ला दोगे नजदीक, नजदीक मान लो ला दिए हो, यहाँ पे ला दियो, नजदीक ला दियो, तो अब कैसा काम करने लगेगा? रिपल्सिव। रिपल्सिव सर। लाइक अ स्प्रिंग, स्प्रिंग में भी तो ऐसा ही होता है। जैसे देखो दो मास है यहाँ पे बना हुआ, मास है, मान लो ये नेचुरल लेंथ में, किस लेंथ में? नेचुरल लेंथ में। तो नेचुरल लेंथ में है तो नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन होगा। नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन का मतलब ना तो दूर जाएगा ना पास आएगा। अब इसको खींच दो, स्प्रिंग को खींच दो, ऐसे कर दो। अब बताओ किधर ये खींचेगा? आप इधर मूव करोगे तो स्प्रिंग इधर खींचेगा कि नहीं खींचेगा? यस सर। नजदीक खींचना जाएगा। और इसी तरीके से स्प्रिंग को अगर दबा दो तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा? इधर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? यस सर। तो नेचर लाइक अ स्प्रिंग आप समझ सकते हो, नेचर इज लाइक अ स्प्रिंग, लेकिन उसका डिफरेंट ग्राफ होता है एनर्जी का। सेपरेशन के साथ ना ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये क्या उधर से अथी कर रहे हो, मार्क कर रहे हो? नहीं सर। येलो कलर की मार्किंग कर रहे हो? सॉरी चलो, सर। एनर्जी का डिस्टेंस के साथ ना ऐसा ग्राफ आता है न्यूक्लियर पार्टिकल्स के लिए। ये केमिस्ट्री में ग्राफ देखे होगे, ये ग्राफ केमिस्ट्री में देखे होगे। ये क्या शो करता है? ये शो करता है, ये शो करता है ना जब पार्टिकल कितना डिस्टेंस पे था, आर नॉट पे था, यानी कहाँ पे था? नो आर नॉट। अट्रैक्शन नो रिपल्सन। अब क्या कर दो? डिस्टेंस को कम कर दो, यहाँ पे ला करके पार्टिकल यहाँ पे था, पार्टिकल कहाँ था? यहाँ पे था। ये एक कुआं टाइप का है, ये एक वेल टाइप का स्ट्रक्चर है। अब पार्टिकल को यहाँ रख दो, पार्टिकल को यहाँ पे रख दो, तो बताओ क्या होगा? अब तो डिस्टेंस कम हो गया ना। तो स्प्रिंग में डिस्टेंस कम करते हो तो क्या करता है? बढ़ाना रिपल्सन। चाहता है। या आप ऐसे समझो, अगर ये एक कुआं है या एक इस तरीके का ढाल है, तो ये बॉडी इधर लुढ़केगा कि नहीं लुढ़केगा? यस सर। लुढ़क जाएगा ना, हम्म। लुढ़क जाएगा। रिपल्सन। रिपल्सन होगा सर इसमें। तो अगर यहाँ पे हमने बॉडी को रखा है तो बॉडी इधर आना चाहेगा, किधर जाना चाहेगा? इधर जाना चाहेगा। आर नॉट की तरफ। तो यहाँ पे अगर बॉडी को रखेंगे इसका मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस हमने कम कर दिया। अगर पहले यहाँ पे था, अब पार्टिकल को हमने क्या कर दिया? यहाँ से हटा के यहाँ रख दिया, तो इसका मतलब क्या है? पहले इतना डिस्टेंस था, अब इतना है, डिस्टेंस कम कर दिया। तो अब क्या करेगा बताओ? अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? डिस्टेंस कम कर दिया तो रिपल्सन करेगा सर। और यहाँ से भी समझो ना, कुआं यहाँ पे रखोगे तो ये इधर मूव करना चाहेगा, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तभी ना जब रिपल्सन होगा। यस सर। तो बस ये याद रखना इस ग्राफ में कि इस तरीके का जो ग्राफ है ना, इस तरीके का जो ग्राफ है इस तरीके का, यहाँ पे तो कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होता है, नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन। और यहाँ पे अगर रखोगे तो यहाँ पे रिपल्सन होगा, और यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, ये एनर्जी और आर्क सेपरेशन का जो ग्राफ ड्रॉ किया हूँ उसका एक इक्वेशन भी होता है, वो भी मैं लिख देता हूँ। एनर्जी की इक्वेशन होती है ए अपॉन सम आर टू द पावर 6 माइनस बी आर टू द पावर 12, ऐसे कुछ होता है। बस ये देखने के लिए, बस अगर हमें मान लो अट्रैक्शन रिपल्सन का फोर्स चाहिए, कौन सा फोर्स चाहिए?
एट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन फोर्स अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो जो आपको पता है ना, फोर्स होता है -du/dr। एनर्जी को डिफरेंशिएट कर देते हैं, हम माइनस लगा देते हैं तो फोर्स आ जाता है। तो ये एनर्जी है, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो फोर्स आ जाएगी। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। कोई कांस्टेंट होगा, r⁻7 होगा, कोई कांस्टेंट होगा, और इस तरीके से r⁻13 होगा। तो इस तरीके का फोर्स है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ये इक्वेशन किसी काम का नहीं है, लेकिन जब आपके सामने ऑप्शन होगा ना, जैसे बोलेगा कि जो न्यूक्लियर फोर्स है कौन से रूल को मानता है, 1/r² पे डिपेंड करता है, r² पे डिपेंड करता है, r⁻4 पे डिपेंड करता है, या नन ऑफ दीज, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? न्यूक्लियर फोर्स किस पे डिपेंड करता है? तो हमें पता है कि न्यूक्लियर फोर्स तो समथिंग r⁻7 r⁻13 टाइप का दिखता है, और यहाँ तो कोई ऑप्शन में वैसा है ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नन ऑफ दीज। समझ में आया कि नहीं? यस इसलिए सर। मैं बताया हूँ कि थोड़ी बहुत माइंड में रहेगा तो ना आप आंसर कर सकते हो। कभी इस इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है? यस सर। तो न्यूक्लियर फोर्स का नेचर भी समझ में आ गया। और कुछ न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बताता हूँ। जो न्यूक्लियर फोर्स होती है पार्टिकल के नेचर पर तो डिपेंड नहीं करती है, ये पता चला। लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो स्पिन पे डिपेंड करता है। स्पिन ऑफ द न्यूक्लियॉन्स इस पे डिपेंड करता है। यानी मान लो एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, तो ये घूम कैसे रहा है इस बात पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो ये घूम रहा है ऐसे और ये भी घूम रहा है ऐसे, एक ये हो गया, और दूसरा हो गया कि ये घूम रहा है अलग तरीके से, ये ऐसे घूम रहा है और ये घूम रहा है कुछ उसका उल्टा, ऐसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इस बात पे डिपेंड करता है न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आया? यस सर। अगर मान लो इसका फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्सन का F1 है, तो सेम डिस्टेंस रहते हुए भी फोर्स सेम नहीं होगा। F1 नॉट इक्वल्स टू F2। किस पे डिपेंड करता है? देखो यहाँ पे दोनों सेम सेंस में रोटेट कर रहा था, यहाँ पे रोटेशन उल्टा हो गया तो अलग आ जाएगा फोर्स। बस ये चीज माइंड में रखना है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होती है किस पे डिपेंड करती है? स्पिन पे डिपेंड करती स्पिन ऑफ। है। और स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा? स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कितना होगा बताओ? होगा ±½ हाफ। क्यों? या तो इधर घूमेगा या इधर घूमेगा, और कोई चांस है क्या घूमने का? नहीं। तो इसको पूरे को अगर 1 बोलेंगे तो इसको 1/2 बोलेंगे, और इसको भी 1/2। 1/2। तो स्पिन क्वांटम नंबर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की कितनी होती है? 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2 होती है। तो ये सारी कहानी थी इसके फोर्स से रिलेटेड। अब मैं इसके साइज पे जाऊंगा। साइज पे मान लो एक न्यूक्लियस है, ये। तो न्यूक्लियस में क्या क्या रहेगा आपको पता है ना? प्रोटॉन्स रहेंगे और न्यूट्रॉन्स रहेंगे।
प्रोटॉन्स रहेंगे और न्यूट्रॉन्स रहेंगे, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा? यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म। डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ऐसा नहीं कि मान लो अगर इसका एटॉमिक मास नंबर 20 है तो इतना में 19 आ गया और इतना में अकेला घूम रहा है एक, ऐसा नहीं। यस सर। ठीक है, ऐसा नहीं, यहाँ पे किसी का बाहुबली नहीं चलता है, सब यस सर। समान है ना, सब समान है, यस। और इसलिए यस हर सर। जगह सभी प्रेजेंट रहे। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पता है न्यूक्लियस का मास नंबर होता है ए, न्यूक्लियस का मास नंबर क्या होता है? ए होता है। ए। हाँ, तो मास नंबर रिप्रेजेंट करता है इनडायरेक्टली मास को ही, क्योंकि नंबर ज्यादा रहेगा तो मास भी ज्यादा रहेगा, नहीं? और मान लो न्यूक्लियस की रेडियस है, कुछ तो रेडियस रहेगी, तो मैं मान लेता हूँ इसकी रेडियस कुछ भी आर, न्यूक्लियस का रेडियस कितना मान रहा हूँ? आर। और तो हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? अगर वॉल्यूम निकालनी हो कि न्यूक्लियस की वॉल्यूम कितनी है, तो वॉल्यूम हो जाएगा, स्फीयर होता है 4/3 πr³, ये वॉल्यूम हो गई। अब मास निकालना है, मान लो इसका एटॉमिक नंबर ये है, तो बताओ मास कितना होगा, इस न्यूक्लियस की मास कितनी होगी ये बताओ। मास सर। हाँ, मास कितना होगा? मास नंबर तो ये मास नंबर नहीं भाई, मास, मास और मास नंबर में अंतर है। यस सर। तो मास क्या होगा? मास कहाँ से आएगा? मास आएगा, प्रोटॉन का मास बोलो या न्यूट्रॉन का मास बोलो, यही तो बोलोगे। यस सर। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जोड़ दो, यानी न्यूक्लियॉन का मास। तो आप क्या करो, टोटल जितना भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और एक के पास मास कितना होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे समझो, मास ही तो हमें निकालना है। तो प्रोटॉन का मास कितना होगा? तो मान लो 10 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का मास लिखोगे कि नहीं? तब ना होगा टोटल प्रोटॉन का मास। यस सर। टोटल प्रोटॉन का मास लिखना है और टोटल न्यूट्रॉन का मास। अब मान लो न्यूट्रॉन भी 10 है, तो ऐसे ही तो करोगे। तो मास यस अगर सर। हमें निकालना है तो मास के लिए क्या करेंगे? मास के लिए एटॉमिक मास नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे एक न्यूक्लियन के मास से। एक न्यूक्लियन के मास को हम लोग 1U बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फनी यू। 1 यूनिट ऑफ मास। 1 यूनिट ऑफ मास को 1U बोलते हैं, और ये होता है मास ऑफ 1 प्रोटॉन या मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। है समझ में? यस सर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, लेकिन फिजिक्स में इससे चल जाएगा काम। यस सर। केमिस्ट्री में नहीं चलता। केमिस्ट में 1U क्या होता है? 1U होता है यूनिफाइड। 1/12 ऑफ, है ना, मास यस सर। ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स, यही ना होता है? यस सर। ये 1U होता है। तो 12 का मास 12 है और 12 को 12 से डिवाइड करना है, देखी तो बचा। यस सर। तो लगभग बराबर होता है। 1 प्रोटॉन का मास अगर देखोगे ना, यू में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, 1.0072 यू होता है।
और 1 न्यूट्रॉन का मास होता है 1.3, लिख देता हूँ 1.007, सॉरी 87। थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। 1 प्रोटॉन का एग्जैक्ट मास ये होता है। इसी को केजी में अगर बदलोगे ना तो आएगा 1.6726 10⁻⁻27 kg। और इसको केजी में बदलोगे तो 1.6749 10⁻⁻27 kg ये होता है एग्जैक्ट मास। समझ में आया? यस सर। चलो, तो अगर हमें मास निकालना है, मास ऑफ न्यूक्लियस, तो क्या करोगे बताओ? मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगी? तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही तो होगी मास ऑफ न्यूक्लियस, यही ना होगी? यस सर। जनरली एटॉमिक नंबर दिया रहेगा तो प्रोटॉन का नंबर लिखोगे, न्यूट्रॉन नहीं दिया रहेगा तो आप क्या करोगे? ए निकाल माइनस लेंगे। जेड लिखोगे, यही ना, न्यूट्रॉन को। यस सर। तो अगर 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन, इसके मास को हम लोग बोले यू, यू बोले या एम बोले, एम बोल रहा हूँ या यू, तो टोटल मास कितना होगा बताओ? एम इंटू जेड, ए माइनस जेड इंटू एम, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर, बिल्कुल लिख तो सकते हैं। दोनों को ले लो तो क्या हो जाएगा? जेड प्लस ए माइनस जेड। तो ए इंटू एम हो गई, क्या हो गई? ए इंटू एम। या ए यूनिट मास, ए यूनिट मास नहीं हो गई? यस सर। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो मास न्यूक्लियस की होती है वो किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड करती है। एग्जैक्ट सेम नहीं होता है क्योंकि यहाँ 1 यूनिट मास से मल्टीप्लाई है। यहाँ तक आ गया बात समझ में? मास। अब मैं बात करूंगा डेंसिटी की। डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितनी होती है? डेंसिटी बताओ। तो डेंसिटी कैसे निकालोगे? डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। मास अभी क्या देखा था? एटॉमिक नंबर और एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का मास। और वॉल्यूम क्या देखा था? 4/3 πr³ यही तो होती है, यस यही सर। होती है ना। हम्म। और डेंसिटी हमारा क्या है? डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है। डेंसिटी क्या है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है, डेंसिटी यूनिफॉर्म है। अच्छा, हम डेंसिटी किसका निकाल सकते हैं? मास नंबर, अगर मास नंबर हमें पता ही रहता है, 1 यूनिट मास पता ही रहता है, अगर हमें रेडियस पता हो न्यूक्लियस की तो किसी भी मटेरियल की डेंसिटी हम निकाल सकते हैं। नहीं, किसी भी मटेरियल की, किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी निकाल सकते हैं। जैसे मैं हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की डेंसिटी निकाल रहा हूँ, हाइड्रोजन एटम की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाइड्रोजन एटम का देखो ये हो गया न्यूक्लियस भाई। और हाइड्रोजन में पता है ना एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? एक एक ही इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे एकदम बहुत सट करके चलता है। तो ना न्यूक्लियस की साइज बोलो या फर्स्ट ऑर्बिट की साइज बोलो, दोनों लगभग सेम ही होता है। न्यूक्लियस की रेडियस बोलो, न्यूक्लियस रेडियस बोलो, ये इक्वल होता है किसके? फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस के, लगभग बराबर होता है। अब फर्स्ट ऑर्बिट का तो रेडियस हम जानते हैं, जानते हैं कि नहीं हाइड्रोजन में? यस सर।
फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है? 0.53 होता है, 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हो गया। तो रेडियस मिल गया, मास नंबर मिल गया, मास मिल गया, तो डेंसिटी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितनी हो जाएगी डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस? कैलकुलेट करते हैं। तो मास नंबर हाइड्रोजन एटम की क्या होती है? 1 होती है। और 1 यूनिट मास आप रख लो। और क्या गिवन है? 4/3 पाई आर क्यू है। 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू का वैल्यू पता है 0.53, मीटर में बदल लो। 4/3 पाई आर क्यू, बस हो गया। एम की वैल्यू क्या रखोगे? 1 यूनिट मास कितनी होती है? तो 1 यूनिट मास आपको पता है 1.67 या 1.66 10 का पावर -27 kg, ये लगभग होता है 1 यूनिट मास। तो देखो हमने हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस की डेंसिटी निकाल लिया। कितना हो जाएगा? 1.66 10 का पावर -27, और इसको लिख दो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 पाई हो गया। और इसको भी देख लो, 0.5 के लगभग रख दो, अप्रॉक्स 0.5 का पावर 3 हो गया, और ये 10 का पावर ऊपर में जाके 30 हो गया। नहीं, यही हो गया ना? यस सर। तो ये हो गया ओवरऑल 10 का पावर -10 का पावर क्यू। तो -30 नीचे आया, ऊपर गया तो +30 हो गया। अब बताओ कितना होगा? अच्छा, -24 kg होता है, -27 kg, अगर 10 मल्टीप्लाई करें। सही है। तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करके देख लो डेंसिटी क्या आ जाती है। तो किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी को हम लोग निकाल सकते हैं, और जो डेंसिटी आती है इसको निकाल करके देखना कितनी आती है, ठीक है? तो कैलकुलेट कर लेना, सारा यूनिट सही रहना चाहिए। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट इसकी वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए तो थोड़ी सी कम आती है, 1.2 10 का पावर 17 ऐसे करके आता है। और अगर ये सबसे लाइटेस्ट है ना, लाइटेस्ट है, सबसे स्मॉलर न्यूक्लियस है। और अगर यूरेनियम का भी अगर आप निकालने जाओ तो यूरेनियम का भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लगभग इतना आ जाएगा। तो डेंसिटी आप देखो ना, तो डेंसिटी का अगर ऑर्डर पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? 10 का पावर 17 है, कितना ऑर्डर है? 10 का पावर 17। हाँ, ये याद रखना है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस हैव ऑर्डर ऑफ 10 का पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, इस ऑर्डर में रहता है। 10 का पावर 70 kg पर मीटर क्यूब का मतलब है कि 1 मीटर क्यूब में 10 का पावर 17 kg इतना रखता है। तो ये डेंसिटी का ऑर्डर हो गया। अब मास नंबर, और अब हमें रिलेशन क्या करना है? रेडियस एंड मास नंबर में रिलेशन, रेडियस और मास नंबर में रिलेशन चाहिए। तो ऊपर तो लिखा ही था, ऊपर लिखा ही था, क्या लिखा था? डेंसिटी होता है A/m डिवाइडेड बाय, क्या लिखा था? 4/3 पाई आर क्यू, यही तो रेडियस है। तो रेडियस और मास नंबर में अगर आप देखो ना, तो आर क्यू सारी चीजें तो कांस्टेंट है, ए पे डिपेंड करता है। तो आर किस पे डिपेंड करता है? देखो, ए का पावर 1/3 पे। तो अगर आर प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट कैसे हटाओगे? कांस्टेंट कैसे हटाओगे बताओ? तो हाइड्रोजन एटम के लिए अगर आप यूज कर लो
तो हाइड्रोजन एटम का रेडियस पता है, जिसको मैं R0 बोल देता हूँ। C हमें नहीं पता है, और एटॉमिक मास नंबर ये होता है। तो C का वैल्यू R0 आया कि नहीं आया? यस सर। तो हाइड्रोजन एटम की हेल्प से हम C की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाता है हाइड्रोजन एटम का? तो आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम का रेडियस आया था 0.53 एंगस्ट्रॉम, यही ना आया था? यस तो 0.53 एंगस्ट्रॉम आया था, तो इसको क्या लिख सकते हो? 0.53 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 का पावर -10। तो ये आ गई, जिसको हम लोग R0 बोलेंगे। तो ओवरऑल रेडियस का जनरल फार्मूला हो जाएगा R0 a का पावर 1/3। यानी जो फार्मूला हो जाएगा R इक्वल्स टू R0 a का पावर 1/3। इस फार्मूले से खूब क्वेश्चन आते हैं नीट में। रेडियस की वैल्यू दी रहेगी, मासेज नंबर दी रहेगी, तो रेडियस की रेशियो बताओ। मास की रेशियो दी रहेगी, एक की रेडियस दी रहेगी, दूसरे की रेडियस फाइंड करनी रहेगी। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बनता है। ठीक है, सर। तो मेरा तो लगता है PDF भी खत्म हो गया। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूक्लियस लास्ट कर लेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, यस सर। चलो।